ये आंसर्स सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, ये वो क्लैरिटी है जो एग्ज़ाम हॉल में पैनिक को कॉन्फिडेंस में बदल देती है। आखिरी बार में हर सही लॉजिक एक मार्क बचाता है। चलो देखते हैं कौन टेट पार करेगा। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज हमारे आखिरी वॉर का सेकेंड डे है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन CDP सेक्शन से आपके सामने है। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट। अकॉर्डिंग टू Piaget, a child's inability to reverse mental operation is termed as। देखिए, जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, इन सब की एक ही पॉइंट है इनका कि ये लोग अल्फाज के साथ खेलते हैं, यानी कीवर्ड समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी आपको एबिलिटी दिया जाता है तो कभी इनएबिलिटी दिया जाता है। सो हम वर्ड्स को अगर फोकस नहीं करेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा, तो आंसर तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड्स इनएबिलिटी पूछ रहा है टू रिवर्स मेंटल ऑपरेशन। बोलिए क्या हो सकता है आंसर? आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, ऑप्शन बी, दैट इज़ इरिवर्सिबिलिटी, यानी आपके पास रिवर्स करने की काबिलियत नहीं है, तो इरिवर्सिबिलिटी। प्री ऑपरेशनल स्टेज में चाइल्ड मेंटल ऑपरेशन को रिवर्स नहीं कर पाता है। जैसे मैंने कल भी आपको बोला था, 2 × 3 = 6। उसको ये पता नहीं होता है कि सेम डिजिट चेंज करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। 2 × 3 6 होगा, तो 3 × 2 ही 6 होगा। ओके, इसी को हम बोलेंगे इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्लीज देखिए। Vygotsky emphasized that learning is primarily a। तो इनके मुताबिक लर्निंग बेसिकली क्या है? वाइगोत्स्की के मुताबिक लर्निंग को इन्होंने किस चीज़ का क्या कहेंगे फोकस बताया? तो आपका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि जब कभी भी हम वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़ा हुआ एक कीवर्ड आप हमेशा याद रखिए, दैट इज़ सोशल और कल्चरल। इसीलिए उनकी थ्योरी को भी हम सोशियो कल्चरल थ्योरी बोलते हैं, राइट। तो याद रखिए, वाइगोत्स्की का कीवर्ड है सोशल एंड कल्चरल। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसे हो रही है? इंटरैक्शन के ज़रिए, लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू होती है। अकेले कोई कुछ नहीं सीख पाता, ऐसा कौन बोलते हैं? वाइगोत्स्की बताते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। इन गार्डनर्स थ्योरी विच इंटेलिजेंस इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू सेल्फ रिफ्लेक्शन? देखिए, गार्डनर की थ्योरी रिसेंटली वीडियो पोस्ट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, तो गार्डनर की थ्योरी में कौन सा सेल्फ रिफ्लेक्शन को बताता है? तो इतना ही है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आप अपने बारे में। तो मैंने आपको बताया था, इंट्रा यानी खुद, अंदर, पर्सन के अंदर। सो बेसिकली सिंपल आंसर इज सी। ओके, तो यहाँ पे आपको सुनने वाली बात क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, ये आपके कीवर्ड्स होंगे जब आप सेल्फ के बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, तो वो होगा आपका इंट्रापर्सनल। ओके, इंट्रापर्सनल, जब खुद अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं या फिर अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग?
देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होती क्या है, पहले आप ट्राई तो कीजिए कि आंसर कर पाएँ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। तो वहाँ पे सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, यानी पहले कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है, सी कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्ट हुआ है ना कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो बिलीव करते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज खुद बिल्ड करता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है, उनको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलेंगे। अब उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाएंगे तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होगी। तो वहाँ पे मेजर रिफ्लेक्शन क्या है कि बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, बच्चा खुद ही अपनी नॉलेज का क्या बोलेंगे तामीर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप एक बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन अगर ऐसे भी आया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट कौन है, तो अब मेजरली हमारे पास दो बड़े नाम हैं, पियाजे एंड वाइगोत्स्की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन सोशल अप्रूवल बिलोंग्स टू। कल हमने सेम क्वेश्चन देखा था और पनिशमेंट एंड ओबीडियंसी पे, ये क्वेश्चन है आपको सोशल अप्रूवल पे। तो बोलिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कन्वेंशनल लेवल। यहाँ इस स्टेज में मॉरल डिसीजन सोसाइटी की अप्रूवल और रूल्स पर बेस्ड होते हैं। ओके, यहाँ पर बच्चा उस उम्र को पहुँच जाता है जहाँ सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। ओके, तो ये होगा आपका कन्वेंशनल लेवल। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच असेसमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग लर्निंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस यानी एकेडमिक ईयर में के दौरान चलता है, और इसका मकसद क्या है, इम्प्रूविंग, ओके, सुधार लाना है। तो कौन सा असेसमेंट है ये है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के कीवर्ड्स होंगे आपके ड्यूरिंग। जब कभी भी ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखाई देता है, नो, नॉट, नहीं के बिना, ओके, दिस इज़ नॉट द ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, तो फिर आप फॉर्मेटिव डाल के आएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर ये वर्ड मिलता है नो, नॉट के बिना, ड्यूरिंग, तो आप हमेशा फॉलो करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट को, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचिंग के दौरान होता है। और इसका मकसद क्या होता है, टीचर को भी फीडबैक मिलता है, बच्चे को भी मिलता है, लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए ये यूज़ होता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बता सकते हैं, इट्स नॉट इम्प्रूविंग लर्निंग, इम्प्रूविंग लर्निंग है ना, उसके बजाय अगर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इम्प्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिस और चेंजिंग टीचिंग मेथड, तब भी आप फॉर्मेटिव बोलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर और बच्चे दोनों को फीडबैक दे रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन एडवोकेट्स दैट। बोलिए इंक्लूसिव एजुकेशन किसको बोल रहे हैं हम, एडवोकेट्स दैट यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बताता है आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन बताता है करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल टू लर्नर नीड्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब लर्नर नीड्स के अकॉर्डिंगली करिकुलम को क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
हम एक ही करिकुलम फॉलो करेंगे, चाहे बच्चे को समझ आए नहीं आए, बच्चा उस काबिल हो ना हो, ऐसे करिकुलम को इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट नहीं करता है। ओके, इसीलिए एक स्लोगन है यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का, वन साइज डजंट फिट ऑल। यानी अगर मेरे पास एक डबल एक्सल की टी शर्ट है, ओके, मैं वो आप सब स्टूडेंट्स को पहनाऊंगी, तो क्या सबको फिट आ जाएगा डबल एक्सल? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब अपनी जिस्मानी सांचे में डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। वैसे ही बच्चे की मेंटालिटी, उसकी काबिलियतें, ओके, उसकी सलाहियतें एक जैसी नहीं हैं। इसीलिए करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन? फ्लेक्सिबल, जो कि लर्नर की नीड को पूरा करता हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which factor has the strongest influence on language development in children? बताइए, which factor influence strongest influence on language development in children? लैंग्वेज का डेवलपमेंट कब होगा? जब आप किसी से बात करेंगे तभी तो होगा। अगर मैं आप देखिए, छोटे से अभी न्यू बॉर्न बेबी, उसको लेके जाएंगे कहीं, एक रूम में बंद कर देंगे, खाना पानी वगैरह देंगे। जब वो बड़ा होगा, जब वो अपने अतराफ़ कोई आवाज़ें नहीं सुनेगा, किसी को मम्मी नहीं बोल पाएगा, किसी को डैडी नहीं बोल पाएगा, वो कौन है, क्या है, इनका मतलब क्या है, वो नहीं जानेगा। कब तक? जब तक वो सोशल इंटरेक्शन में नहीं आएगा, राइट? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, लैंग्वेज डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट, कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन सबसे पावरफुल फैक्टर्स होते हैं। ओके, अगर ये ना हो तो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा। आप सिंपल सी चीज़ देख लें, इजी से समझ में आएगा कि हम जैसे बात करते हैं, मेरी फ्रेंड वैसी बात नहीं करेंगी, है ना, मेरी स्टूडेंट वैसी बात नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मेरे घर में जिस तरीके से बात होती है, मैं वैसी लैंग्वेज सीखूंगी, आपके घर की आप सीखेंगे, इज़न्ट इट? तो ये सब होता है सोशल इंटरेक्शन की वजह से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, विच इज़ द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल? बोलिए, रिवाइज्ड पूछ रहा है यहाँ पर। ब्लूम की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी के हिसाब से कौन सी हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल है? देखिए, एनालाइज करना हो जाएगा, अप्लाई भी कर लेंगे, इवैल्यूएट भी करेंगे, बट क्रिएट करना बड़ी बात है ना। तो हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल यानी इंसान का सबसे ऊपरी क्या जहनी सलाहियत है, कुछ खुद से क्रिएट करना, राइट? तो आंसर होगा सी। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन। द मेन रोल ऑफ अ टीचर इन लर्नर सेंटर एजुकेशन इज टू एक्ट एज अ, टीचर को नॉलेज ट्रांसमीटर नहीं बोलेंगे, अथॉरिटी फिगर नहीं बोलेंगे, इवैल्यूएटर ओनली भी नहीं बोलेंगे। इवैल्यूएटर तो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में, लेकिन सिर्फ इवैल्यूएटर नहीं है। इसीलिए आप देखिए ऑप्शन में सिर्फ ओनली का वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो कंफ्यूज ना हो। ऐसे ऑप्शंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। अच्छे से करेक्ट से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके, एंड कीवर्ड्स का ज़रूर ध्यान रखिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लर्नर सेंटर क्लासरूम में टीचर गाइड और फैसिलिटेटर होता है। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा CDP सेशन ख़त्म हुआ। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन हिट कर दीजिए। इन सब के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं भी आपको हेल्प करने में उतनी एक्टिवली नज़र नहीं आऊँगी, राइट? चलिए नेक्स्ट थिंग है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, करेक्ट सेंटेंसेस।
पढ़िएगा सेंटेंसेस को, कौन सा करेक्ट है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर वर्क, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर वर्क, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग देयर वर्क। तो इसी से एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर हम, जब हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं बिना बीन के, तो ऑब्वियसली हम V3 यूज़ करेंगे। ओके, सो पहला ऑप्शन सी और डी तो हमने यहाँ एलिमिनेट कर दिया। अब करेक्ट आंसर आपका होगा बी। क्यों बी होगा? क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ईच हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए। ओके, तो हैव प्लूरल के लिए होगा, इसीलिए ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। द टीचर हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट्स, द टीचर हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट्स, तो कौन सा वाला करेक्ट होगा इसमें? The results have announced by the teacher. Okay, the results have been announced by the teacher. The results were announced by the teacher. The results are announced by the teacher. सिंपल है। अगेन आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ है वहाँ पर, तो द रिजल्ट्स हैव announced by the teacher, या फिर the results have been। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप have या had देखेंगे तो डेफिनेटली been आएगा ही आएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम जब परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम have या has के साथ been लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात। चलिए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, identify the type of clause in the sentence I know the place where he was born। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? तो ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों है? वेयर ही वॉज बोर्न एक नाउन है और प्लेस उसको डिस्क्राइब कर रहा है। जब हम नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे होते तो हम एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे होते, राइट। सो एडजेक्टिव क्लॉज आपका करेक्ट आंसर होगा। 14th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा करेक्ट है इसमें? ही सेड वाई आर यू लेट, ये आपका क्वेश्चन है। ही सेड वाई आर यू लेट, तो आंसर क्या होगा आपका? ही आस्क्ड। जब हम क्वेश्चन सेंटेंस कर रहे होते हैं तो ही आस्क्ड, आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, आस्क्ड। ओके, करेक्ट है। देन वाई रिमेन्स वाई, कॉमा हटाएंगे, वाई लगाएंगे। आर यू लेट, तो आई यू बिकम्स आई, आर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा और लेट अपनी प्लेस पे रहेगा। सो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोडाल। यू डैश हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर। अब इसका आंसर क्या होगा? यू मस्ट, यू शुड, यू कुड, यू माइट। आपको करना चाहिए था, ज़रूरी नहीं है ना। ज़रूरी होता तो हम मस्ट यूज़ करते, कर सकते बोलते हम तो कुड होता है ना। हम अगर श्योर नहीं होते तो हम माइट का इस्तेमाल करते, बट यहाँ पर आपको करना चाहिए था का इस्तेमाल होगा, तो यू शुड बी, यू शुड हैव, you should have informed me earlier। so option B is the correct answer। 16th question है, identify the error in the sentence। she is one of the students
who have secured high marks. तो आपका यहाँ पर एरर बताना है इस सेंटेंस में. She is one of the students who has secured high marks. अब कौन से पार्ट में गलती है बताइए इसमें. Yes, very good. It is option C. Who have secured. क्योंकि हम one of the students की बात कर रहे हैं ना, students. So one जब हम students लिखते हैं तो have आना चाहिए. So who have secured यहाँ आपका गलत है. Okay. Next, 17th one. Choose the correct sentence. No sooner did he enter the room than the bell rang. फिर no sooner had he entered the room than the bell rang. No sooner he had entered the room than the bell rang. No sooner did he enter the room when the bell rang. So option B is the correct answer. क्यों? No sooner के साथ past perfect than का रूल फॉलो होता है. याद रखिए कभी भी जब no sooner जैसे वर्ड्स आएंगे तो than का क्यों रूल फॉलो होता है, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है. ओके, चलिए नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच. द क्लासरूम वॉज अ जू. ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ पर? फिगर्स ऑफ स्पीच किसे बोलेंगे आप? जैसे हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह देते हैं. ओके, लैंग्वेज में ब्यूटी लाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है. तो इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है? तो इट इज़ मेटाफर. क्लासरूम कैसी लग रही है? जू जैसी. तो क्लासरूम को हम इक्वल बता रहे हैं जू के. ओके, इस सूरत में क्लासरूम वाज अ जू, ऐसी चीज़ को हम बोलेंगे मेटाफर. ओके, तो 19th क्वेश्चन. चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस. ही सेड वेयर आर यू गोइंग. ये देखिए सिंपल है आपका. रिपोर्टेड स्पीच ऐसा आपने देखी है तो कैसे पंक्चुएट करते हैं तो इजी है आपके लिए. ओके, सो शी सेड के बाद कॉमा होना चाहिए. वेयर आर यू गोइंग तो आपके इन्वर्टेड कॉमर्स में होंगे. उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट थिंग. आइडेंटिफाई द टेंस. ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years बाय 2026. तो विल हैव बीन वर्किंग सिंपल है आपका. विल यानी फ्यूचर, हैव यानी परफेक्ट, ing यानी कंटिन्यूस. सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, सो आखिरी बार में ही मतलब बिल्कुल वही जीतेंगे जो सिर्फ आंसर नहीं लॉजिक भी याद रखेंगे. तो मैंने आपको बहुत सारी टिप्स भी दी हैं मीनवाइल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाकर एनकरेज कीजिए. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग.